जब भी प्राचीन भारत की बात होती है तो अक्सर हमारा ध्यान सीधे विशाल मौर्य साम्राज्य पर चला जाता है। लेकिन आज आइए इस ऐतिहासिक सफर में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज हम उस दौर की कहानी जानेंगे जिसने असल में इन महान साम्राज्यों के लिए जमीन तैयार की थी। जरा सोचिए, इतने बड़े मौर्य साम्राज्य के रातों रात उभरने से पहले आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इसके लिए असली ढांचा तैयार किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सैन्य और आर्थिक नींव आखिर किसने रखी, जिसके दम पर बाद के इतने बड़े साम्राज्य खड़े हो पाए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक का ये समय मगध के लिए सच में एक कमाल का दौर था। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे सफर को एक एक करके देखेंगे। शुरुआत मगध के उदय से करेंगे, फिर हर्यंक और शिशुनाग राजवंशों के जरिए कैसे साम्राज्य बना, नंद वंश की वो बेतहाशा ताकत, इन सब के पुख्ता ऐतिहासिक सबूत, और आखिर में कैसे ये सब मौर्य साम्राज्य की तरफ मुड़ गया। इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो मगध में बदलाव के 3 बहुत साफ चरण नजर आते हैं। 544 ईसा पूर्व में हर्यंक वंश की शुरुआत से लेकर 413 में शिशुनागों का आना और फिर 345 ईसा पूर्व में नंद वंश का उदय। ये लगभग 200 सालों का वो रोमांचक सफर है जो आखिरकार 322 ईसा पूर्व में मौर्यों के सत्ता कब्जा लेने पर खत्म होता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि मगध इस पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत आखिर बना कैसे। इस नींव का जो सबसे पहला और मजबूत पत्थर था वो था हर्यंक राजवंश। यहीं से मगध का एक महाशक्ति के रूप में असल सफर शुरू हुआ था। यहाँ पर ना एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ इसके संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने कूटनीति का रास्ता चुना, रिश्ते बनाए, सड़कें बनवाईं और शादियों के जरिए अपना दायरा बढ़ाया। और दूसरी तरफ थे उनके अपने बेटे अजातशत्रु। उन्होंने अपने ही पिता को सत्ता से हटा दिया। अजातशत्रु ने कूटनीति को किनारे लगकर सीधे सैन्य हमलों का रास्ता अपनाया। उन्होंने गुलेल और गदाओं से लैस रथों जैसी बिल्कुल नई युद्ध तकनीकें इस्तेमाल कीं। इस दौर की सबसे खास बात ये थी कि कैसे शुरुआती बुनियादी ढांचे और धर्म ने मिलकर एक बढ़ते हुए राज्य को मजबूती दी। अजातशत्रु का पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में एक नया किला बनवाना एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था। इसके अलावा अंग पर कब्जा और लिच्छवी गणराज्य पर जीत ने उनका दायरा काफी बढ़ा दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इन शासकों ने बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों को भरपूर समर्थन दिया था। लेकिन हर्यंक वंश के बाद के शासक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। और फिर आंतरिक कला के बाद पिक्चर में आती है दूसरी बड़ी ताकत, शिशुनाग राजवंश, जिसने इस साम्राज्य को स्थिरता और भी ज्यादा विस्तार दिया। तो यहाँ अहम बात यह है कि जब शाही खून का असर फीका पड़ने लगा तो सत्ता की बागडोर एक बेहद काबिल मंत्री यानी अमात्य के हाथों में आ गई। शिशुनाग ने आखिरी कमजोर हर्यंक शासक को गद्दी से उतारा और न सिर्फ व्यवस्था को सुधारा बल्कि अवंती साम्राज्य को भी बुरी तरह हराकर मगध में मिला लिया। राजधानियों का ये जो बार बार बदलना था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्रशासनिक रणनीति थी। राजगीर से वैशाली और फिर वापस पाटलिपुत्र की तरफ शिफ्ट होना दिखाता है कि इन जगहों का रणनीतिक महत्व कितना तेजी से बदल रहा था। इसी दौरान वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद भी आयोजित हुई, जो कालाशोक के समय का एक बड़ा कदम था। अब शिशुनागों के दौर के बाद आइए मगध की उस ताकत की बात करते हैं जो मौर्यों से ठीक पहले अपने बिल्कुल चरम पर थी, और वो है नंद राजवंश। इस वंश की नींव रखी महापद्मनंद ने, और उन्होंने खुद को एकराट यानी एकमात्र शासक की उपाधि दी, और सच में वो इसके हकदार भी थे। कलिंग, कोसल और अवंती जैसे राज्यों को जीतकर उन्होंने एक ऐसा मजबूत और केंद्रीकृत राज्य बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनका टैक्स वसूलने का सिस्टम इतना जबरदस्त था कि उसने मगध को एक अभूतपूर्व महाशक्ति बना दिया। और जाहिर है इस बेहिसाब दौलत का सबसे बड़ा इस्तेमाल कहाँ हुआ? प्राचीन दुनिया की सबसे खूंखार और विशाल सेना बनाने में। इस सेना में लाखों पैदल सैनिक, अनगिनत घुड़सवार, भारी रथ और हजारों ऐसे युद्ध हाथी शामिल थे जो किसी भी दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थे। महापद्मनंद के बाद उनके 8 बेटों ने मिलकर इस विशाल साम्राज्य को चलाया। इस पूरी वंशावली का अंत हुआ धनानंद के शासन के साथ। धनानंद के पास दौलत तो बेहिसाब थी, लेकिन उसका तानाशाही रवैया और आम जनता पर जुल्म कुछ ऐसा था कि लोग अंदर ही अंदर बेहद गुस्से में थे। अब यहाँ एक सवाल,
ये उठता है कि हजारों साल पहले की ये सारी बारीक बातें हमें आज आखिर पता कैसे हैं, इसके सबूत कहाँ हैं? कमाल की बात तो ये है कि इसका जिक्र सिर्फ हमारे ग्रंथों में नहीं बल्कि विदेशी इतिहासकारों ने भी किया है। प्लूटार्क और एरियन जैसे यूनानी लेखकों की माने तो नंद सेना का खौफ इतना ज्यादा था कि दुनिया जीतने निकले सिकंदर महान को भी अपनी सेना के विद्रोह के कारण भारत में अपने कदम रोकने पड़ गए थे। जमीन की खुदाई से मिले सबूत भी इस इतिहास को एकदम पुख्ता करते हैं। राजगीर में बड़े बड़े पत्थरों से बनी वो विशाल दीवारें और पाटलिपुत्र की खुदाई में मिली वो लकड़ियों की मजबूत किलेबंदी साफ बताती है कि इनकी अर्बन प्लानिंग और डिफेंस इंजीनियरिंग सच में बहुत एडवांस लेवल की थी। और हाँ, हमारे पास वो शानदार साहित्यिक ग्रंथ तो हैं ही, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन धर्म का भगवती सूत्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र और संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस। ये सब उस दौर की राजनीति, अर्थव्यवस्था और साजिशों की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर कर देते हैं। खुदाई में मिले मोहर वाले सिक्के भी इनकी अपार दौलत की गवाही देते हैं। तो इन तीनों राजवंशों की इस सारी बेतहाशा दौलत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ताकत ने मिलकर आखिर में उस बदलाव का मंच तैयार किया जो भारतीय इतिहास का सबसे मशहूर पन्ना है। धनानंद के जुल्म और भारी टैक्स की वजह से जनता बिल्कुल आज़ादी चाहती थी। इसी गुस्से का फायदा उठाया चाणक्य जैसे एक जीनियस रणनीतिकार और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक युवा नेता ने। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने 322 ईसा पूर्व में एक जबरदस्त तख्ता पलट के जरिए नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और यहीं से जन्म हुआ महान मौर्य साम्राज्य का। इस पूरे सफर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर एक ऐसी सेना जो इतनी बड़ी और खतरनाक थी कि उसने सिकंदर महान तक को रोक दिया, वो भी अपने ही लोगों के हाथों अंदर से ही गिराई जा सकती है, तो आखिर सत्ता की असली ताकत है क्या? ये साफ बताता है कि सिर्फ हथियारों और सेना के दम पर कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, जब तक कि उसे अपनी ही जनता का साथ और भरोसा ना मिले। है ना सोचने वाली बात?